राजीव जी, पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत इतनी बेचारगी की स्थिति में शायद कभी नहीं रहा होगा। अब ये संघर्ष विराम या सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, किसके दबाव में हुआ, इसके लिए किसने संपर्क किया, किसने पहल की, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तो हमारी सरकार को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा CNN की बात कही, ऐसे कई अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब, भारत ने संघर्ष विराम के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया था। अभी पता नहीं इसमें क्या सच है क्या गलत है, तो भारत सरकार ही बता सकती है। लेकिन क्या कौन सी मजबूरी थी आपके सामने? आप तो POK पे कब्जा करने जा रहे थे, आप तो बलूचिस्तान को अलग मुल्क बनाने जा रहे थे, आप तो लाहौर पे कब्जा हो रहा था, इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, कराची का बंदरगाह नष्ट कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। इसके बीच अचानक ऐसा क्या हो गया? और दूसरी बात यह है, देखिए असल बात क्या है कि जो समस्या थी, जहां से बात शुरू हुई थी पहलगाम के आतंकी हमलों के बारे में, उसका जो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बारे में बताना चाहिए कि आपको हासिल क्या हुआ। जो 4 आतंकी थे जिन्होंने बेकसूर लोगों की, चाहे वो पर्यटक रहे हों या उनके गाइड आदिल हुसैन भी रहे हों, उनकी जो निर्मम बर्बर हत्या की, उन हत्यारों के नाम पते सब आपको मालूम हो गए थे। उसमें से कितने लोग मारे गए, चारों में से कितने मारे गए, कितने पकड़े गए, इसके बारे में तो बताना चाहिए आपको। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट किया, और इतना तो आपने बालाकोट में भी किया था, उस समय भी तो नष्ट हो गए थे, तो फिर कहां से आ गए? आपको तो ये बताना चाहिए कि जो 3 प्रमुख तंजीमें हैं वहां पे पाकिस्तान में जो सक्रिय हैं, हमारे कश्मीर में या अन्य जगहों पे जो आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे मोहम्मद होगा, लश्कर तैयबा है या हिजबुल मुजाहिदीन है, तो उसका जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर है, हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन है, लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है। उसमें से किसको आपने मारा या किसको आपने दबोचा? एक जगह आपने नष्ट किया, फिर कल दूसरी जगह हो जाएगा शुरू, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि हमारे DGMO ने या मिलिट्री के लोगों ने बनाया सीता सेना की, किसी बात पे हमको अविश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है और हम उसके साथ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग, कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा है। हम जो छिटपुट घटनाएं अखबारों में या इस पर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारा एक जवान शहीद हुआ है, उसको कहीं पंजाब में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में, कहीं राजस्थान में, कहीं हरियाणा में श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसकी अंत्येष्टि हो रही है, ये सब देख रहे हैं। पुंछ में कितने लोग मारे गए। आज मैं एक बच्ची का वीडियो देख रहा था राजीव जी, वो सिख परिवार की बच्ची है, उसके पिता की हत्या हो गई थी, जो बम वहाँ जो गोले बारूद जो फटे थे। वो कह रही है, पूछ रही है कि भाई पहलगांव के लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप पुंछ के लिए भी क्या कोई ऑपरेशन शुरू करेंगे? ये कब तक चलता रहेगा? हम लोग तो लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कब वहां से धमाके होंगे, कब गोले बारूद। हम हिंदी पट्टी के लोग यहाँ बैठ करके तो हमको बड़ा आनंद आता है कि बस लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मार दो, खत्म कर दो, बस अब तो लाहौर पे बिरयानी खाएंगे और मुजफ्फराबाद पे तिरंगा फहराएंगे, सारी बातें कहने बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो सीमावर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उन पर क्या बीत रही होगी या क्या बीतती है, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन राजीव जी असली बात वही है कि किसने अधिकार दिया डोनाल्ड ट्रंप को? या तो आप बताइए साफ साफ कि हाँ आपने संपर्क किया, कहा कि भाई हम कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? हमारी सेनाएं तो एकदम मुस्तैदी के साथ लड़ रही हैं। आपने राफेल के बारे में या सारे के बारे में जितनी ढिढोरे पीटे थे, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं था। तो क्या आप इससे डर गए कि चीन खुल करके आ गया पाकिस्तान के समर्थन में? भाई अब सवाल है कि जैसे वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है, बधाई दे रहा है, बता रहा है कि साहब चीन भी हमारे साथ है, UAE भी हमारे साथ है, सऊदी अरब भी हमारे साथ है, ये अमेरिका भी हमारे साथ है, सारे लोग साथ साथ हैं। आपके साथ कौन है? एक कोई खुल करके हमारे साथ खड़ा होकर के आया क्या? कोई भी देश जो भी रहा हो, सबके साथ तो हम गलबैया करते रहे हैं। सऊदी अरब जाकर के वहां बैठे, वहां बात किया, सब कुछ किया, उसको बुलाया भी अपने यहाँ। UAE में लगातार आप बिजनेस बढ़ा ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो आप अलग थलग कैसे पड़ते जा रहे हैं? आप तो विश्वगुरु हैं, आप तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपके ऊपर तो पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था का दारोमदार टिका हुआ है। इसके बावजूद
आपकी हालत ये हो जा रही है कि तीसरा देश जो है मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। और देखिए, मूर्खता के बारे में कोई जरूरी नहीं कि हमारे पीएमओ का ही पेटेंट हो, वो व्हाइट हाउस का भी पेटेंट हो सकता है, उसको भी नहीं बताना पड़ता होगा कि 1000 साल पुराना है कश्मीर सवाल। कश्मीर तो भैया 1947 में आज़ाद हुआ है, ये तो दुनिया जानती है, जहान जानती है। लेकिन तक्षशिला पाकिस्तान में है, ये भी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि नहीं वो बिहार में है। तो इसलिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक नया दौर ऐसा चला है कि इसमें तथ्यों की उलट बात करते रहिए, उसमें लोग तालियां पीटते रहेंगे। तो ये बातें नहीं, असल बात यही है कि देखिए, जो इशू भारत और पाकिस्तान का था, चाहे वो इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर पंडित नेहरू के ज़माने से शुरू कर लीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह जी के तक द्विपक्षीय बात होती थी कि भैया हम आपस में मिलकर के सलटा लेंगे, जो भी बात होगी हम आपस में मिलकर सलटा लेंगे। आप कौन होते हैं? आप बैठो ना, आप अपना काम करो ना। किसने मौका दिया? आखिर में कहीं कोई, या तो आपकी कोई ऐसी कमजोर नस है जिसको उन्होंने पकड़ा होगा, जो पाकिस्तान की हालत एकदम, आप तो पानी प्यास से मार रहे थे, बूंद बूंद के लिए तरसा करके मार रहे थे, और हालत ये हो गई कि आज वो मुस्कुरा रहा है, आप जो है मुंह छुपाए हुए भाग रहे हैं, न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, न विपक्ष की बैठकों में। मतलब ऐसा दुनिया के किसी देश में संभव हो सकता है क्या कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रधानमंत्री उसमें से गायब रहे, वो जाकर के मधुबनी में चुनावी सभा में भाषण कर रहा हो? दूसरी बैठक हुई तब तो यही थे श्रीमान, तब भी नहीं आए, तब भी बैठक में नहीं गए। और विपक्ष की बात एकदम जायज है कि संसद का सत्र तत्काल बुलाना चाहिए और भरोसे में लेना चाहिए देश को, देशवासियों को, और उसके लिए संसद से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। संसद को सत्र बुलाइए, बुला करके समझाइए कि किन परिस्थितियों में आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे हासिल किया हुआ, और उसके बाद जो जवाबी हमले या वहां से जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके बाद संघर्ष विराम की नौबत क्यों आ गई, क्यों आप उस दबाव में आ गए, इसको तो आपको बताना पड़ेगा, देशवासियों को बताना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी बताना पड़ेगा। लोग सवाल तो करेंगे ही करेंगे। और निशिकांत दुबे हुए की बात छोड़िए, संसद के से बड़ा और कुछ नहीं है, आप ही निशिकांत दुबे ही बोलते हैं बार बार। तो संसद के सामने अगर जवाबदेही नहीं होगी, विपक्ष क्या करेगा, ये नहीं करेगा, ये निशिकांत दुबे बैठे घर ज्योतिषी हैं क्या, वो जान रहे हैं। पूरे विपक्ष ने जिस ढंग से साथ दिया है, 26 नवंबर की बात जो आप लोग कर रहे थे, आप सोचिए कि उसी समय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा हो गया था। विज्ञापन दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एक एक पन्ने के विज्ञापन दिए थे कि साहब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये लैक हुआ, ये लुक हुआ जी। लेकिन 26/11 के बाद कौन सी घटना हुई देश में, कौन से बड़े आतंकी हमले हुए मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में? तब तो रुक गई थी घटनाएं। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमले दर हमले होते गए। उड़ी में हुआ, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, इसके बीच में न जाने कितने हुए। आपने कहा नोटबंदी के समय कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट गई, साहब पता नहीं कैसे फिर से कमर उठ गई। फिर आपने पुलवामा के बाद कहा कि अब तो बालाकोट में मार दिया, ध्वस्त कर दिया, सारे ठिकाने नष्ट हो गए, अब तो आतंकवाद का नाम निशान मिट गया। उसके बाद पहलगाम हो गया। 370 के बारे में कहा कि 370 के बाद तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन है। 370 के बाद 433 लोगों की हत्या हुई है, आतंकवादियों ने 433 लोगों को मारा है। उसमें हमारे सुरक्षा बलों के जवान भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, और आम शहरी आम नागरिक भी हैं। ये सब हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब पहलगाम हुआ क्यों, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपकी सिक्योरिटी वहां थी क्यों नहीं? कौन से लैप्सेज थे? पुलिस नहीं, जैसे 1.5 घंटे वहां आराम से गोलियां बरसाते हुए, टहलते हुए चले गए, निकल के गए, कहाँ गए? मन कश्मीर की वैली में हैं या पाकिस्तान चले गए या कहाँ गए, किसके जरिए गए, ये सब तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये सारे सवाल हैं। आपने सही कहा है, आपको सवालों के जवाब तो देना ही पड़ेगा। सवाल आपका पीछा करते रहेंगे। और ये आपने जो सोचा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर की जो फसल, राजनीतिक फसल जो है बिहार में काटेंगे, बंगाल में काटेंगे, तो अब तो वही जैसे उन्होंने कहा हमारे मित्र ने कि खून भरी मांग वाला मामला होते जा रहा है। अब सिंदूर का तो कुछ मिला नहीं भाई। अगर 4 में से 1 आतंकवादी को मार दिया होता आपने, 3 आतंकी संगठनों में से 1 को आपने ये कर दिया, ठिकाने लगा दिया होता, तो भी समझ में आता। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं आप उसके परिवार के लोग मार दिए कि जी मसूद अजहर के परिवार के 8 या 10 लोग मार दिए गए, उसकी औरतें बच्चे क्या क्या कौन कौन थे। अब इससे कोई मतलब नहीं है।
तो लेकिन इससे भी अगर राजीव जी ये बात बनती है, इस बात का आश्वासन मिलता है कि हाँ अगला आतंकी हमला नहीं होगा हमारे देश के ऊपर, तो बात हम समझ में आ सकती है। लेकिन